नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। नहीं रहे भाजपा सांसद रतन लाल कटारिया। सीएम मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख। देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनने को तैयार। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गडकरी। इनेलो कांग्रेस गठबंधन को लेकर हुड्डा ने किया इशारा, कहा कांग्रेस स्वयं चुनाव लड़ने में सक्षम। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की राजनीति के लिए बुरी खबर निकलकर सामने आई है। अंबाला से बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया का निधन हो गया है। उन्होंने चंडीगढ़ पीजीआई में अंतिम सांस ली। रतन लाल कटारिया कई दिनों से चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे। कटारिया के निधन की खबर सुनकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास पंचकूला पहुंचे। आज मनी माजरा में बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री ने रतनलाल कटारिया के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रतनलाल कटारिया प्रधानमंत्री के नजदीकी थे। वे फिल्मी गानों के साथ राजनीति में अपनी कई बातें कह जाते थे। सीएम ने कहा कि रतनलाल कटारिया के निधन से भाजपा को भारी क्षति हुई है। गृह मंत्री विज ने भी कटारिया के शुरुआती दिनों के कई किस्से सुनाए और इस दौरान उनकी आंखें नम हो गई। श्री रतनलाल कटारिया जी जो अंबाला के सांसद थे, बहुत कद्दावर नेता थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। 87 की पारी में वो भी विधायक थे और 90 में मैं भी विधायक बनकर आ गया था। तो विधानसभा की समितियां जो हुआ करती थी, जो बाहरले प्रदेशों में अध्ययन करने जाती हैं, उसमें हम भी साथ साथ जाया करते थे। बहुत हंसमुख नेता थे। उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा थी। वो गंभीर से गंभीर स्थिति में भी लोगों का जो मूड है उसको ठीक कर देते थे। कोई किस्सा रहा हो कॉलेज टाइम में, जैसे उसमें कोई किस्सा याद हो आपको उनके गुजर? नहीं, किस्से बहुत सारे हैं। 91 के चुनाव में जब हम सारे हरियाणा से हार गए थे, हमारी शायद 2 ही सीटें आई थी, तो डॉक्टर मंगल सेन जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उसका अध्ययन करने के लिए कि हार के क्या कारण है, डॉक्टर मंगल सेन जी ने एक मीटिंग बुलाई थी। बड़ा जो गमगीन माहौल था, क्योंकि हम सारे चुनाव हारे थे और सब अपने अपना बता रहे थे कि कौन किस कारण से हारा। तो कटारिया जी ने भी अपना अनुभव सुनाया और जो सुनाया सारे ठाके मार के हंसने लग गए और वो माहौल तब्दील हो गया। कमी पूरी होना बड़ा मुश्किल है। हाँ, नहीं, ऐसा उनकी कमी पूरा होना बहुत मुश्किल है और इससे पार्टी को बहुत और राजनीति को, प्रदेश की राजनीति को उससे क्षति पहुंची। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे, जो 29.6 किलोमीटर लंबाई का देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इसका निर्माण अप्रैल 2024 में लगभग पूरा होगा। हरियाणा में 18.9 किलोमीटर सिंगल पिलर पर 34 मीटर चौड़ा और दिल्ली में 10.1 किलोमीटर लंबाई का यह एक्सप्रेसवे बन रहा है। इस एक्सप्रेसवे का रोड नेटवर्क 4 स्तर का है और इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली में देश की सबसे चौड़ी 3.6 किलोमीटर लंबाई की 8 लेन टनल बनाई जा रही है। इससे हरियाणा और पश्चिम दिल्ली के लोगों की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी अच्छी होगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस एक्सप्रेसवे का काम लगभग 99% पूरा हो चुका है। इसी को लेकर मंत्री नितिन गडकरी की दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और सांसद प्रवेश वर्मा, सांसद रमेश बिगुड़ी यहां पहुंचे। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे पर तमाम सुविधाएं और लोगों को बेहतर सफर के लिए साथ समय की भी बचत होगी। जो लोग दिल्ली आते हैं और जिनको एयरपोर्ट जाना है या
दिल्ली के बाहर राजस्थान में जाना है या उत्तर प्रदेश जाना है या बाहर जाना है तो उनको दिल्ली के बीच में से जाना पड़ता है। अब वो डायरेक्ट पानीपत के बाद पेरिफेरल रोड के बाद राइट हैंड पलटेंगे और जहां एयरपोर्ट में आने के लिए 2 घंटा लगता था वहां वो 20 से 22 मिनट में द्वारका पहुंच जाएंगे। और द्वारका से टनल है, उस टनल से मैक्सिमम 5 मिनट में T3 में पहुंच जाएंगे। तो एकदम जो 2.5 घंटे का सफर था वो 25 मिनट पे आएगा। और यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस से आगे दिल्ली मुंबई हाईवे को जुड़ेंगे और बाद में इसमें हरियाणा की भी काफ़ी कनेक्टिविटी है, पुराने जयपुर का भी रोड है। तो एक प्रकार से ये एक इतनी बड़ा ये प्रोजेक्ट है, जब दोनों प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो द्वारका और गुड़गांव ये जो क्षेत्र है हरियाणा का और दिल्ली का, इसमें तो सुविधा होगी पर बाहर से आने वाला काफ़ी ट्रैफिक उसकी भी सुविधा होगी। और ये दोनों रोड के कारण इस एरिया में एक नई दिल्ली बस रही है, नया गुड़गांव बस रहा है। जो प्लान है, बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं और इसके कारण हाउसिंग प्रॉपर्टी जो है इसमें काफ़ी बड़े प्रमाण पर अवेलेबिलिटी होने के कारण थोड़ा रेट में रिजनेबिलिटी भी आएगी और यहाँ का विकास भी होगा। तो यहाँ एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है भारत सरकार की ओर से, हमारा फ्लाईओवर डायरेक्ट कन्वेंशन सेंटर में उतरता है। तो आगे भविष्य का जो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग था वो करते हुए दोनों रोड बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारे इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है DND इंटरचेंज, वो कालिंदी कुंज अलांग यमुना फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोहना, ये करीब 60 किलोमीटर 7,000 करोड़ का है। ये हम लोग नवंबर तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। बाद में 6 लेन ऑफ दिल्ली अक्षरधाम टू इंटरसेक्शन ऑफ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, ये 32 किलोमीटर का था, ये 3500 करोड़ का है। ये दिसंबर तक पूरा होगा, 44% पूरा हुआ है। दिल्ली टू पानीपत, ये मुकरबा चौक वाला रोड है 70 किलोमीटर, ये 2,500 करोड़ का था। अप्रैल 2023 में उसकी डेट कंप्लीट करने की डेट है, पर इसी साल दिसंबर एंड तक इसको फाइनल करने की कोशिश करेंगे। ये करीब 97% ये पूरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज अंजुम मौदगिल को नई दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया। अंजुम मौदगिल व 2 अन्य कोच विदेश में होने के कारण यह पुरस्कार नहीं ले पाए थे। उन्हें खेल मंत्री ने सादे समारोह में ये अवार्ड दिए। अंजुम मौदगिल को 2019 में अर्जुन अवार्ड दिया जाना था, लेकिन विश्व कप के चलते वह अर्जुन अवार्ड नहीं ले पाई थी। 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयनित हुए हॉकी कोच सरपाल सिंह ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से इसे स्वयं प्राप्त किया, जबकि 2020 द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयनित हुए दिवंगत टेनिस कोच नरेश कुमार की पोती शिवानी मीरचंदानी ने अपने दादा का पुरस्कार प्राप्त किया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम को चुनावी संवाद और स्वयं संवाद की संज्ञा देते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। इनेलो और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं के सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव लड़ने में सक्षम है। राजनीति में इस तरीके की चर्चाएं अक्सर चलती रहती हैं। पत्रकारों से बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 9 साल के बाद मुख्यमंत्री जनता के बीच संवाद करने जा रहे हैं। यह जनसंवाद कार्यक्रम न होकर चुनाव संवाद कार्यक्रम बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लाठी और गोली से सरकार नहीं चला करती। जनता अब जागरूक हो चुकी है। प्रत्येक वर्ग इस सरकार से पूरी तरह से हताश और मायूस है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की ओर से चलाई जा रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि पूरे प्रदेश में इस यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। हाल में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले प्रचंड बहुमत के संदर्भ में किए गए सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि कर्नाटक के चुनावी नतीजों से साफ हो गया है कि कांग्रेस अब सत्ता में वापसी करने जा रही है। हुड्डा ने यह भी कहा कि कर्नाटक की जीत पूरे देश में ट्रेड सेंटर के रूप में देखी जा रही है। नशा को जड़ से खत्म करने के लिए अंबाला पुलिस विशेष अभियान चलाए हुए है और नशा बेचने वालों के खिलाफ शिकंजा कसे हुए है। इसी बीच अंबाला में चौकी नंबर 4 के पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने नशा बेचने वाले 2 महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 14 मई को डेहा कॉलोनी से एक महिला को 14.60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूछताछ में उस महिला ने यह खुलासा किया कि वह किससे ये नशा लेकर आती थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा और आगे की पूछताछ की जाएगी। ये 14 तारीख को हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके रिगार्डिंग हमने एक महिला है
संधि का, जो कि डेहा बस्ती में रहती है, उसको हमने 14.60 ग्राम के साथ गिरफ्तार किए, जो कि स्मैक थी, और उसको हमने 14 तारीख को गिरफ्तार कर लिया। तो उसकी पूछताछ पे हमें पता लगा कि वो ये सामान जो था एक बाला नाम की स्त्री से लेके आती थी, वो भी डेहा बस्ती की रहने वाली थी। जो उसकी इस इन्फॉर्मेशन पे हमने बाला को भी कल गिरफ्तार कर लिया है। और बाला की जब हमने पूछताछ की तो बाला ने बताया कि वो ये सामान एक अमरा नाम का व्यक्ति है मनमोहन नगर अम्बाला का, उससे लेके आता था। तो हमने उसको भी कल रेड करके गिरफ्तार कर लिया है। जो इस केस में हमने टोटल 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एक तो फर्स्ट जिसने इसको, जो इसमें बेचने का आरोप है, और सेकंड वो 2 लोग हैं जिन्होंने इसको ये सामान प्रोवाइड कराया था। तो हमारी एनडीपीएस के रिगार्डिंग जो भी नशा तस्करी कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम बड़ा सख्त हैं। पुलिस डिपार्टमेंट बड़ी सख्ती से कार्रवाई कर रही है, और हमारे श्री पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जो हमारा ये डेहा बस्ती है, इसकी रोज़ डेली हमें शिकायत मिलती है कि यहाँ ये जो है ज़्यादा प्रचलन है इसका। तो उनके आदेशानुसार हम इस पर हमने पूरी अपनी पैनी नज़र रखी हुई है, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को नशा बेचने दिया नहीं जाएगा। इन्फॉर्मेशन होता है हम उसमें अपना सोर्स लगा रखें, जैसे हमारे पास ठीक इन्फॉर्मेशन आएगी उनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। हम जिसको पकड़ते हैं उससे हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि उसका ओरिजिन कौन है। ओरिजिन का मतलब है जहाँ से वो लेके आता है। तो हम उस सोर्स तक पहुँचते हैं कि उसको अवेलेबल कहाँ से हुआ, तो उसके खिलाफ भी हम इसमें कार्रवाई करते हैं, जो कि एनडीपीएस में प्रोविजन भी है। 2024 के चुनावों के प्लान तहत भाजपा केंद्र और प्रदेश की नीतियों को लेकर महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बीच हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता को हरियाणा महाजनसंपर्क अभियान का प्रभारी बनाया गया है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक पूरे प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। सभी 22 जिलों में बैठक की जाएंगी। और वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2 बड़ी रैलियां भी होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री उसमें शिरकत कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और आपको मोदी जी के जो 9 साल का पूरे होने पर सरकार के जो महासंपर्क अभियान है, उसका हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। 18 साल बाद कार्यकारिणी की बैठक यमुनानगर में हो रही है। 2005 में बैठक यमुनानगर में हुई थी, जब आदरणीय आत्म प्रकाश मनचंदा जी हमारे अध्यक्ष थे। बहुत वर्षों बाद प्रदेश की बैठक यमुनानगर में हुई है। आज की हमारी बैठक एक तरह से कामकाजी बैठक है, रूटीन बैठकों की तुलना में, और जिसका मुख्य मकसद 30 मई से 30 जून तक केंद्र सरकार के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद एक महासंपर्क अभियान पार्टी केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर तक ले रही है। उन सब कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए आज पहली बैठक हरियाणा की दृष्टि से प्रदेश कार्यकारिणी की यमुनानगर में हो रही है। 19 मई को सभी जिलों की बैठक, एक ही दिन में 22 जिलों की बैठक संपन्न होगी, और 21 मई को एक ही दिन में सभी बीजेपी के 311 जो मंडल है उनकी बैठक संपन्न होगी। और इन बैठकों में 19,786 जो बूथ हैं, बूथ अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इन बैठकों में इन कार्यक्रमों की योजना बनाई जाएगी। 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी एक वर्चुअल रैली करेंगे, जिसको पूरे देश के हर बूथ पर सुना जाएगा। हरियाणा के भी सभी बूथों पर हम उसको सुनेंगे। अंबाला के नारायणगढ़ में पुलिस ने विराट मैरिज पैलेस में रेड की, और इस दौरान पुलिस को 13 जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि इस होटल में अनैतिक काम चल रहा है, जिस पर पुलिस ने नकली ग्राहक भेजकर मामले की जांच की और मौका मिलते ही सभी कमरों को खंगाला, जिसके बाद पुलिस ने पैलेस के मालिक पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। था इसके बारे में क्या रहा? कल हमारी महिला थाना की टीम नारायणगढ़ को सूचना मिली
कि विराट होटल में कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ के बारे में उनको, तो वहाँ पे वो टीम पहुँची थी। उन्होंने वहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह भी काफ़ी चेक किया है, जिसमें रिकॉर्ड में भी काफ़ी खामियाँ मिली हैं। और वहाँ पे जो मौजूद लोगों से उन्होंने बातचीत की है, उस आधार पर हमने कल इसमें होटल संचालक मैनेजर के खिलाफ जो हमने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया और उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आनंद पब्लिक स्कूल निगदू की छात्रा ज्योति ने जिला करनाल में 10वीं की परीक्षा में पहला स्थान व हरियाणा प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ज्योति रानी एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई, जिसने अपनी मेहनत के बल पर 500 में से 496 अंक हासिल करके अपने माता पिता और प्रदेश का नाम रोशन किया। इसकी वजह से उसके माता पिता व स्कूल प्रबंधकों में खुशी की लहर है। ज्योति का व स्कूल का अन्य टॉपर छात्रों का फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मैंने जो अभी HBSC के इस साल एग्ज़ाम हुए हैं उनमें मैंने 496 गेन किए हैं और डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने 3rd पोजीशन हासिल की है और करनाल ज़िले के अंदर पहली पोजीशन है। तो इसके लिए मैं अपने टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। आगे क्या सपना? मेरा आगे का सपना IPS ऑफिसर बनने का है। कैथल डीसी जगदीश शर्मा ने कहा कि रक्तदान करके मानव के अमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। रक्त का कोई भी विकल्प नहीं है, इसलिए सभी को अपने जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्तदान करके हम मानवता की सच्ची सेवा कर सकते हैं। डीसी जगदीश शर्मा गरीपाड़ला के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ करने के दौरान बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने रक्तदाताओं को बैच लगाकर सम्मानित किया। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर परिसर में रेड क्रॉस ध्वज फहराया गया और उपस्थित युवाओं को दूसरों की सेवा करने की शपथ भी दिलवाई गई। योगराज उर्फ पिंकी गुर्जर को कालका सोलन शिमला बस वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान बनाया गया। इस खुशी में प्राइवेट बस ऑपरेटरों और ऑटो चालकों ने नवनियुक्त योगराज उर्फ पिंकी गुर्जर को फूलों के हार और फूलों के बुके देकर उन्हें सम्मानित किया। इस संबंध में कालका सोलन शिमला बस वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग कालका शहर में प्राइवेट बस ऑपरेटरों को लेकर आयोजित की गई थी, जिसके बाद सभी प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने मिलकर योगराज उर्फ पिंकी गुर्जर को कालका सोलन बस वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान चुना। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।